सबको प्रणाम। अध्यक्ष जी और सभागार में उपस्थित समस्त बुद्धजन, सवेरे से चर्चा हो रही है। पहला सत्र उद्घाटन का था, वो सैद्धांतिक था। ये तकनीकी सत्र है। तकनीकी सत्र में निश्चित रूप से हम लोगों को अपने अपने क्षेत्र से कुछ जानकारियाँ देनी है। समय निश्चित रूप से मैं 10-12 मिनट अपनी बात करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं 2 बज चुका है और इस समय तीसरा सत्र शुरू होना चाहिए था। मित्रों, आज की पूरी दुनिया और दुनिया की मेधा विनाशकारी षड्यंत्र की ओर लगी हुई है। रोज हजारों की संख्या में युद्ध में मौतें हो रही हैं। देश में बेरोजगारी, निश्चित रूप से महंगाई, बहुत सारी समस्याएं, जन समस्याएं, और पूरी दुनिया एक तरह से अशांत है। इस समय 56-57 देश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध कर रहे हैं। ऐसे में हम भारतीय संस्कृति के माध्यम से, भारतीय धर्म के माध्यम से, भारतीय दर्शन के माध्यम से विश्व में शांति स्थापित करना चाहते। मित्रों, जिस विषय पर, जिस क्षेत्र से मैं आया हूँ, जब अवधि की बात होती है, जब आप हिंदी की बात करते हो, तो निश्चित रूप से सर्वाधिक योगदान अवधि का है। भारत के बाहर 4-5 पाश्चात्य विद्वानों ने जो शोध किया है 1910 में, जैन कारपेंटर ने, और इटली से किया था, और ये आपके फ्लोरेंस विश्वविद्यालय इटली से ये थे, और एलपी थ्योरी 1910 में, और ये शोध कर रहे हैं थियोलॉजी ऑफ तुलसीदास। फादर कामिल बोल के की चर्चा यहाँ करना थोड़ा सा समय बर्बाद करना है, क्योंकि यहाँ प्रयाग की भूमि, यहाँ लोग जानते हैं। इन सारे विद्वानों ने अवधि साहित्य की जो कालजयी कृत है रामचरितमानस के माध्यम से दुनिया को संदेश दिया। 1918 में जो जॉर्ज गैरिसन था, जिसने भारतीय भाषा का सर्वेक्षण किया था, तो उसने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि अगर भारतीय समाज को समझना है तो यूरोप की सारी भाषाओं में रामचरितमानस का अनुवाद हो जाना चाहिए। ये दुर्भाग्य है, लेकिन सौभाग्य भी कहेंगे कि पिछले दिनों रामचरितमानस को यूनेस्को ने अपनी सूची में सम्मिलित किया है। यद्यपि रामचरितमानस जैसा कालजयी ग्रंथ किसी सीमा में परे नहीं, इस समय कहीं न कहीं अखंड रामायण हो रही होगी, और रामचरितमानस ने पूरी दुनिया को, पूरे समाज को, मानव के कल्याण को, लोक मंगल की भावना को आप प्रस्तुत किया है। ये उसका सबसे बड़ा प्रदेय है। मित्रों, मुझे निर्देश दिया गया था कि अवधि में लोकोक्ति और मुहावरों पर चर्चा करनी है। विस्तार लोकोक्ति मुहावरों के सैद्धांतिक पक्ष की बात न करके मैं सीधे लोकोक्तियों की चर्चा कर रहा हूँ। तो देखिए, पहले स्वास्थ्य संबंधी लोकोक्ति एक है, क्वार करेला चैत गुड़ सावन साग न खाए, कौड़ी खर्च न गांठ की रोग बिसाहन जाए। ये इस समय क्वार का महीना चल रहा है, और इस समय आपको गुड़ का सेवन करना चाहिए। एक बड़ी उक्ति हम लोगों बचपन में सुनी थे, गवा मर्द जो खाए खटाई और गई नारी जो खाए मिठाई। मर्द, पुरुष और स्त्री के लिए खटाई और मिठाई का कि उसकी एक वर्जना थी। एक लोकोक्ति है जिसको आप लोग अक्सर जानते होंगे, सारी लोक भाषाओं में चर्चित है कि सावन हर्रे भादों चीत, क्वार मास गुर खायो मीत, कार्तिक मूरी अगहन तेल, पूस में करे दूध से मेल, माघ मास क्यों कीचर काए, फागुन उठ के प्रात नहाय, चैत मास में नीम बसहती, बैसाखे में खाए जड़हती, और जेठ मास जो दिन में सोवे ताके जर अषाढ़ में। ये आपको जो व्यवस्था दी गई है 12 महीने की, 12 महीने में आप क्या क्या करेंगे तब आप स्वस्थ रहेंगे। और इसी के साथ निषेध भी दिया गया है, चैते गुड़ बैसाखे तेल, जेठे पंथ साढ़े बेल, सावन मरसा भादों दही, क्वार करेला कार्तिक महीन, अगहन धनिया पूस मजीर, माघ में मिश्री फागुन चना। मैं समझता हूँ कि अवधि भाषा आपकी सबकी समझ में आ रही है, क्योंकि विस्तार में जाएंगे तो एक एक लोकोक्ति 5-5 मिनट लग जाएगा।
एक फास्ट फूड है आपके यहाँ उत्तर भारत में विशेष रूप से जिसको सतुआ कहते हैं, लेकिन सतुआ के बारे में, सत्तू के बारे में विधान है कि रात में सतुआ करे बियारी और घाघ करें तिनके मत, घाघ मरे तिनके मत। मतलब रात में आपको कभी भी सत्तू को सेवन नहीं करना चाहिए। मित्रों, मैं शकुन अपशकुन की संबंधी कुछ आपको लोकोक्तियाँ सुनाऊंगा। देखिए, छींक जब हो जाती है, इस शकुन अपशकुन को आज भी माना जाता है कि छींक अगर हो गई तो आप समझते हैं कि अपशकुन हो गया, लेकिन छींक के भी कई प्रकार होते हैं। सन्मुख छींक लड़ाई भाखे, पीठ पाछली सुख अभिलाषे, छींक दाहिने सुख को नाशे, बाएं छींक सदा सुख प्रकाशे, ऊंची छींक महाशुभकारी, नीची छींक महाभयकारी, आपन छींक महादुखदाई, कह भड्डर जोशी समझाई। देखिए, ये छींक जो है अगर आपके सामने से होती है तो विवाद होगा, और अगर आप जा रहे हैं पीछे से छींक होती है तो आपके लिए शुभ है। छींक दाहिने सुख को, अगर दाहिने हाथ आपकी छींक होती है तो सुख का नाश होगा, और बाएं हाथ की छींक आपको शुभकारी होती है। ऊंची छींक अगर छींक ऊंची है तो शुभ कर है, लेकिन अगर नीची छींक है तो आपके लिए अशुभ है। आपन छींक महा दुखदाई, लेकिन सबसे ज़्यादा अशुभ आपकी छींक है। तो इसलिए आप छींक पर जब भी विचार करें तो उसमें आप ये चीज़ ध्यान रखें, क्योंकि आपके दिमाग में एक ऐसी लोक धारणा है कि जितनी भी छींकें हैं होती हैं वो अशुभ होती हैं। कुछ नीति परक लोकोक्तियाँ, लोक उक्ति जो है विशेष रूप से नीति परक ही होती हैं। नीतियों के संदर्भ में हम आम जीवन में, लोक व्यवहार में प्राय इनका प्रयोग करते रहते हैं। तो और इसमें अधिकांश लोकोक्तियाँ घाघ की हैं। ओछी बैठक ओछे काम, ओछी बातें आठों याम, घाघ बतावें तीन निकाम, भूल न लीजो इनको काम। ओछी बैठक, ओछे काम और 24 घंटा ओछी बातों की चर्चा करना। छज्जा की बैठक बुरी पर छाई की छा, और नियरे का रसिया बुरा नहीं तो उठी पकड़े वहाँ। छज्जा की बैठक बुरी, छज्जे पे नहीं बैठ। तमाम सारी घटनाएं हो गई हैं। द्वार पूजा के समय हमने 10 घटनाएं सुनी कि महिलाएं द्वार पूजा देख रही थी, छज्जा कमज़ोर था, गिर गई। 2-4 घटनाएं हो चुकी हैं। और परछाई, आप किसी की परछाई में अगर खड़े हुए हैं तो वो छाह आपको बहुत लंबे समय तक आपको सुख नहीं देगी। और नियरे कार्य से, अगर आपका किसी का प्रेमी पड़ोसी का है तो वो जो है थोड़ा सा तो अव्यवहारिक है। अक्सर खेती अक्सर मार, घाघ कहें। अगर आप खेती करने में सबसे पहले अगर खेती की बुआई कर देते हैं, जुताई कर देते हैं, और अगर किसी से विवाद होता तो पहले मार कर दीजिए आप, तो आपकी हार नहीं होगी। एक लोकोक्ति विशेष रूप में यहाँ प्रस्तुत करना चाहूँगा। भोजन भजन खजाना नारी, भोजन भजन खजाना नारी, चारों पर्दा के अधिकारी। लेकिन आज आप देख रहे हैं चारों का प्रदर्शन हो रहा है, चाहे भोजन हो, चाहे खजाना हो और चाहे नारी हो, ये सब प्रदर्शन की वस्तु बन चुकी है। एक व्यवहारिक लोकोक्ति है, जय घर साला सारथी, जिसके घर में साले की अगुवाई है। और तिरिया के सीख, और स्त्री, हालांकि ये थोड़ा सा स्त्री विमर्श के खिलाफ है, लेकिन ये लोकोक्ति में है कि औ तिरिया के सीख, और जो गृह स्वामी पत्नी की सीख का अनुसरण करता है और सावन में नहर रहे। अब तो खैर हर का काम ही खत्म हो गया, लेकिन जो किसान सावन बिना हल के रहता है, तीनों मांगे भी। उधार काल व्यवहार चलावे, छप्पर डारे ताला, और सारे संग बहिनी का पठवे, तीनों का मुँह काला। मैं समझ रहा हूँ कि ये लोगों को आपको समझ में आ रही होगी। कतनो चिड़ई उड़े काश, चारा है धरती के पास। चिड़िया चाहे जितना ऊंचे जाए, लेकिन उसको चारे के लिए, भोजन के लिए ज़मीन पर ही आना पड़ेगा। एक और लोकोक्ति है, बड़ी प्रासंगिक है, कि ज्ञानी से ज्ञानी मिले, जैसे यहाँ हो रहा है, ज्ञानी से ज्ञानी मिले हुए ज्ञान के बाद, और गदहा से गदहा मिले परे भड़ा भड़लात। परहथ बनिज संदेशन खेती, बिन बर देखे ब्याहे बेटी, द्वार पराए गाड़े थाती, ई चारों मिल पीटे छाती।
परहथ बनी, दूसरे के हाथ से व्यवसाय। आप व्यवसाय, हालांकि आवाज़ चल रहा है, लेकिन ऑनलाइन व्यवसाय में वो आज की प्रवृत्ति है। लेकिन जो पहले की बात ये श्लोकोक्त में है कि दूसरे के हाथ से व्यवसाय करना और संदेशों से खेती करना और बिना वर देखे कन्या का विवाह करना और द्वार पर आए गाड़ी, दूसरे के दरवाजे, दूसरे घर में आपने अपनी संपत्ति सोना चांदी रख दिया है तो चारों लोग अपना सर पीटेंगे। प्रेम न जाने जाति को जात, ये सब वो प्रेम का। और नींद न जाने टूटी खाट, भूख न जाने बासी भात। परिवार और गृहस्थी संबंधी लोकोक्ति। देखिए, इनमें सबको मैं छोड़ के केवल एक लोकोक्ति बात कर रहा हूँ। हमारा जो लोक जीवन था वो सादगी का प्रतीक था। अभी पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि लोक की परिभाषा है ही सहजता और सरलता है। तो अब वो उसकी बड़ी कल्पना नहीं होती। भुइयाँ खेड़े हर हों चार, तो जमीन ठीक ठाक हो और हल मतलब 4 हल की खेती हो, घर हो गृहस्थी, और घर में जो उसकी गृहस्थी संभालने वाली गृहिणी हो वो सुघर हो, और गाय दुधार दूध देने वाली गाय हो, अरहर दाल अरहर की दाल मिल रही हो, जड़ाहने के भात, जड़ाहने चावल होता है, पता नहीं यहाँ होता है कि नहीं, बुंदेलखंड तो नहीं होता होगा, और गागल नीबुआ और घिउतात, नींबू गलगल नीबुआ एक होता है, और घिउतात और गर्म जो है घी हो, खाण दही जो घर में हो, घर में गुड़ चीनी और दही आदि हो, बांके नैन परोसे जो, तो आप भोजन की ये भी एक गुणवत्ता है। बांके नैन, आपकी गृहिणी बांके नैन से प्रेम पूर्वक आपको परोसे, घाक कहें तब सब ही झूठा, तो घाक कहते हैं सब कुछ बेकार है वैकुंठ के आगे, यही वैकुंठ है। ये लोक जीवन की सादगी है, उसकी अपेक्षाएं बहुत नहीं होती। आखिरी और तो है जातीय लोकोक्तियाँ। लोकोक्तियों में जातीय लोकोक्तियाँ थोड़ा सा आज के समय के हिसाब से वो थोड़ा अप्रासंगिक हो गई हैं, लेकिन फिर भी प्रचलन में है। जैसे बाभन कुकुर हाथी नहीं जात के साथी, 12 पंडित 12 बाट, 12 बढ़ई एक घाट। अगर 12 ब्राह्मण या 12 पंडित कोई साहित्य विचारेंगे तो 12 भिन्न होगी, लेकिन अगर 12 बढ़ई एक बैलगाड़ी बनाएंगे तो उसमें साम्यता रहेगी। आन के मैदा आन के घी स्वाहा बोलें पंडित जी, मतलब दूसरे का घी है, दूसरे का मैदा है, और स्वाहा पंडित जी बोल रहे हैं। पंडित जी का क्या लग रहा है? मतलब सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों पर मतलब टीका आज भी हो रही। सौभाग्य से दुर्भाग्य से मैं भी ब्राह्मण हूँ। अब देखिए, एक तुलना की गई है, अभी रामभद्राचार्य ने उपाध्याय 3-4 ब्राह्मणों को कहा नीच ब्राह्मण, तो उनकी बड़ी छीछल इधर हो गई। लेकिन देखिए, लोकोक्त में कहा चिरैन में मुर्गी मुर्गा, सबसे नीच मुर्गी और मुर्गा चिरई में होते हैं। और तुर्कन में बहना, मुसलमान है जो बहना जाति होती है, नीच जाति होती है। बाभनन में साकल दीपी, ब्राह्मणों में साकल दीपी ब्राह्मण होते हैं, वो नीच होते हैं। ये मैं नहीं कर रहा हूँ। और लालन में सक्सेना, कायस्थों में जो सक्सेना जाति होती है वो नीच जाति होते हैं। इस लोकोक्ति में है। अब देखिए, जातीय गुण क्या होना चाहिए? बनिया का सखर, बनिया का लड़का सखर नहीं होना चाहिए, और ठाकुर का हीन, ठाकुर का लड़का पौरुषहीन नहीं होना चाहिए। वैद्य के पुत्र, वैद्य का बच्चा जो है वो व्याध न पहचान पावे। पंडित चुप चुप, और ब्राह्मण का बच्चा अगर सभा में बोल न पावे। बेसवा मैल, बेसवा कहते वैश्या को, मैली कुचैली मतलब श्रृंगार रहित जो वैश्या है। तो घा कहाँ 5 घर गए। और आखिरी है कि बनिया से करे यारी तो खाए सरी सुपारी। बनिया मतलब व्यवसायी। अब बनिया कोई जाति नहीं रह गई, अब तो सब जातीय भेद भेद के हैं। मित्रों, अब मैं 6-7 मुहावरे सुनाकर अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि मैंने वादा किया था 10-12 मिनट में मैं अपनी बात कर लूँगा। देखिए, कुछ मुहावरे प्रस्तुत हैं। लोकोक्ति और मुहावरे में थोड़ा फर्क है। लोकोक्तियाँ वो पूर्ण कथन होती, उनकी स्वतंत्र सत्ता होती, लेकिन मुहावरे किसी वाक्य के साथ जब जुड़ते हैं तब उनकी जो है सत्ता स्थापित हो। जैसे कहा कि कौवा से गोर,
बहुत काला सांवला आदमी होता तो कहा बहुत कौवा से गोर है। तावा के खपरी, अब तावा का जो पिछला हिस्सा होता बहुत काला होता है, तो कोई अधिक काला होता उसके लिए भी ये मुहावरा प्रयोग होता। सुअरी का बियाना, जिस घर में बहुत ज़्यादा जनसंख्या हो, जिसके बहुत बच्चे 10-12 हों, दर्जनों हों, तो उसको सुअरी का बियाना, सुअर शब्द से बना हुआ। लिबरी 35 चिपरा भात, एक मुहावरा है, ये अखाद्य भोजन के लिए है। जो भोजन कभी कभी लोग महिलाओं के बारे में खास करके, हालांकि महिलाएं ही भोजन बनाती हैं, लेकिन फिलहाल फिर भी ऐसी महिलाएं आ जाती हैं कि जो उनको मायके में कहीं उनको खाना बनाने की ट्रेनिंग नहीं दी गई है, उनके संग 8 कनौजिया 9 चूल्हा, ये सामाजिक विसंगति है। कानिकुज ब्राह्मण यहाँ होंगे, ऐसी बात नहीं, ये चुकावत का क्षेत्र है, तो अगर 8 कानिकुजों को आपको इनवाइट किया तो उनको 9 चूल्हे, अब तो नहीं, अब बंद हो गया है, लेकिन पहले एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण को बनाया नहीं खाता था।